आज हफ्ते का पहला दिन है और लॉकडाउन 4 का भी पहला दिन। आज से देश ने लॉकडाउन 4 में 14 दिन के लिए पहला कदम रख दिया है। 31 मई तक तालाबंदी जारी रहेगी। थोड़ी देर पहले ही देश में कोरोना के ताजा आंकड़े भी जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत कुल केसेस का आंकड़ा खतरनाक तरीके से 96,000 तक जा पहुंचा है। मौत का आंकड़ा 3,000 के पार है, जबकि 3,000 के करीब है, जबकि 56,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि पहली बार 24 घंटे में 5,000 नए बीमार सामने आए हैं। सबसे ज्यादा कोरोना का कहर महाराष्ट्र और गुजरात को झेलना पड़ा है और दोनों ही राज्यों में स्थिति इस वक्त बेहद चिंताजनक। अकेले महाराष्ट्र की अगर बात करें तो कुल आंकड़ों में 30 से 33% का योगदान अकेले महाराष्ट्र का है और ऐसे में महाराष्ट्र पहले ही ये अनाउंस कर चुका था कि 31 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। लेकिन जो नई गाइडलाइंस कल जारी हुई है उसके तहत 5 जोन में डिवाइड किया गया है, 5 जोन में बांटा गया है देश के अलग अलग हिस्सों को और इन 5 जोन्स के तहत ही अब आगे कहां रियायत मिलेगी, किस तरह का माहौल होगा, ये इसके आधार पर ही तय होगा। हमारे साथ इस वक्त अशोक सिंघल और संजय शर्मा मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं, उनसे और डिटेल लेते हैं। संजय, एग्जैक्टली अभी आप कहां पर मौजूद हैं और कल जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं उसके बाद अब आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और दिल्ली की तो अगर बात करें, मुख्यमंत्री केजरीवाल भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चीफ सेक्रेटरी को नोट तैयार करने के लिए कहा गया है दिल्ली के मद्देनजर। जी हाँ, बिल्कुल 12 बजे तक मुझे लग रहा है कि ये ऐलान हो जाएगा कि दिल्ली सरकार क्या चाहती है और दिल्ली सरकार ने इसमें कहां तक राहत और छूट देने का फैसला किया है। फिलहाल अभी तक जो ये खबर छन छन करा रही है उससे तो यही लग रहा है कि बहुत सारी चीजों में जो तालाबंदी है वो अधिकतर जगह खुलेगी, संस्थान और प्रतिष्ठानों के शटर उठ सकते हैं, लेकिन जो घरों में कैद लोग हैं उनको शायद घर में ही रहने दिया जाएगा। इसके अलावा जो बार्बर शॉप है, नाई की दुकान है या फिर स्पा है, इनको मंजूरी मिल सकती है। लेकिन ये केजरीवाल जी ने साफ कर दिया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, कि वो एक्सपर्ट से, डॉक्टर से, बाकी सारे विशेषज्ञों से इस बारे में सलाह मशवरा करने के साथ ही वो इस बारे में फैसला लेंगे। हमारे साथ एनडीटीए के यहाँ के जो कनॉट प्लेस के मार्केट एसोसिएशन है उसके मेंबर हैं हमारे साथ। ये बताइए कि कितनी उम्मीद है आप लोगों को इससे, ये जो चौथा चरण शुरू हुआ है? देखिए, चौथे चरण में अभी कुछ कहना मुश्किल है। हम दिल्ली सरकार की नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हैं। जब राइट टाइम आएगा और नोटिफिकेशन आएगी तब हम अपने मेंबर्स के साथ विचार विमर्श करेंगे। बहुत कम लोग हैं जो खोलना चाहते हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अभी सेफ रहना चाहते हैं घर पे। तो देखिए, जान है तो जान है, लेकिन अभी हमारा डिसीजन क्लियर कुछ नहीं है। अभी जब नोटिफिकेशन आएगी दिल्ली सरकार की तो हम उसके बाद कॉल लेंगे, हम सबसे बात करेंगे, फिर हम डिसीजन करेंगे। यानी कई ऐसे इलाके हैं, जैसे सदर बाजार के व्यापारियों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि वो हालांकि अभी बंद रहे तो ज्यादा अच्छा है। चांदनी चौक हालांकि वैसा एरिया नहीं है जहां पर ज्यादा केस मिले हों, लेकिन इसके बावजूद चांदनी चौक के अधिकतर व्यापारी भी यही चाहते हैं कि अभी फिलहाल 31 मई तक इंतजार किया जाए और ये देखा जाए कि स्थिति क्या रहती है, क्या केस वाकई डिप में जाते हैं या फिर फ्लैटर होते हैं या फिर आगे बढ़ते हैं, इसे देख के फैसला लिया जाएगा। आज मुख्यमंत्री आएंगे सामने तो उससे भी साफ होगा। संजय, आपके पास लौटेंगे। अशोक सिंघल भी हमारे साथ मौजूद है, बंगाली मार्केट में अशोक सिंघल इस वक्त हैं। अशोक, जिस तरह से हालात बदले हैं बीते लॉकडाउन में, लॉकडाउन 3 में, हमने क्या वहां से अचीव किया और अब आगे आने वाले दिनों में क्या लक्ष्य है, इस पर बहुत हद तक आधारित रहेगा कि कहां पर छूट किस हद तक मिलेगी। लेकिन आप जब बंगाली मार्केट में मौजूद है, लोगों से आपकी बात हो रही है, किस तरह के रिस्पांस लोगों से मिल रहे हैं? देखिए, बंगाली मार्केट वही इलाका है, कुछ समय पहले सील किया गया था, कोरोना के मामले यहाँ मिले थे, लेकिन आज देख सकते हैं कि जो भीमसेन बंगाली स्वीट्स है ये खुल गया है। सरकार ने कहा है कि खोल सकते हैं, जो रेस्टोरेंट है होम डिलीवरी होगी और टेक वे होगा, मिठाई की दुकान। ये बहुत 1937 से चली आ रही दुकान है भीमसेन बंगाली स्वीट्स। अगर देख सकते हैं कि ये दुकान आज खुली है, ये रेस्टोरेंट खुला है आज। और लेकिन सुबह सुबह एक ग्राहक भी आया है। आप ग्राहक है, क्या लेने आए हैं? आप देख सकते हैं कि पहला ग्राहक आया है यहाँ पर, 2 महीने के बाद दुकान खुली है। मैं सर फ्रूट ले रहा हूँ, फ्रूटी लेना है। फ्रूटी लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ तो अनुमति नहीं है जी। हमेशा यहीं से लेते थे आप लोग? हाँ जी। तो देख सकते हैं ग्राहक पहुंचा है। यहाँ के मालिक से भी बात करते हैं। 2 महीने के बाद दुकान खुली, आपकी 1937 से चली आ रही है दुकान ये? हाँ जी, 2 महीने बाद खुली है। देखिए, इतनी बड़ी समस्या और जो ये महामारी फैली हुई है पूरे देश पर, पूरे संसार पर, और इससे अपना बचाव करना बहुत ज़रूरी था। तो सारा सामान दोबारा से आपको अचानक कल ये नई गाइडलाइन है, तो क्या रात भर में आपने बनाया पूरा सामान?
2 महीने पुरानी चीज़ कोई खा नहीं सकता, और सारा सामान जो था वो हमने पहले दिन लॉकडाउन के गरीबों में बंटवा दिया, या जो डिस्ट्रॉय होने तो रात भर में आपने बनाया ये सामान जो है? ये सामान जो है आज तैयारियां कर खोलने के लिए, कल रात को ये सामान बने हैं और आज सुबह से इनकी बिक्री शुरू कर दी। अशोक, अगर आप पूछ पाए अभी कितने स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं? दुकान आज खुली है जी, मैं पूछने की कोशिश करता हूं कि कितना स्टाफ यहाँ काम करेगा। खास बात यह है यहाँ पे सैनिटाइजर का भी गेट पे एंटर करते सैनिटाइजर रखा गया और डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा। कितने स्टाफ के साथ आप काम करने वाले हैं यहाँ पर? हमारे तकरीबन 4 से 5 स्टाफ रहेगा। जितना जरूरी स्टाफ होगा उतना आप रखेंगे? उससे मैक्सिमम नहीं होगा, 4-5 तो जरूरी है। 1-2 सेलमैन, 1-2 लोग खाना वाना बनाने के लिए, 1-2 खाना पैक करने के लिए। तो देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पे मिनिमम स्टाफ के साथ जितना स्टाफ जरूरी है उतना स्टाफ को यहाँ रखा जाएगा। सैनिटाइजर रखा गया है गेट के ऊपर, आप देखते हैं कि सैनिटाइजर है। स्क्रीनिंग भी की जाएगी, जो भी कस्टमर आएगा स्क्रीनिंग के साथ एंट्री की जाएगी। यस, सैनिटाइजर रखा जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल ये सोच रखा है, सब कुछ ये किया जाएगा। बिल्कुल, जो भी गाइडलाइंस हैं केंद्र सरकार के। अशोक, मैं आपके पास लौटती हूँ, लेकिन बंगाली मार्केट से जो रिपोर्ट हमने देखी, ये अपने आप में एक ऐसा आउटलेट जो इस एरिया की पहचान है और वहां पर अभी मिनिमम स्टाफ के साथ काम करने की कोशिश हो रही है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में आज क्या होगा, इसको लेकर तमाम सवालों के जवाब तब मिलेंगे जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामने आएंगे और वो बताएंगे दिल्ली को लेकर उनके पास क्या प्लान है। लॉकडाउन 4 की आज से शुरुआत होगी और ऐसे में दिल्ली की सड़कों पर आज ट्रैफिक भी दिखाई दे रहा है। आईटीओ पर लंबी लाइन देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी सुशांत मेहरा वहां मौजूद थे, उनकी रिपोर्ट देखिए। देश भर में लॉकडाउन 4 का आगाज हो चुका है और ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक अच्छा खासा ट्रैफिक जो है वो देखने को मिल रहा है। अमूमन जो लॉकडाउन से पहले की तस्वीरें होती थी वही तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त नज़र आ रही हैं। आईटीओ पर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें जो हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। 2 व्हीलर्स भी जो है वो आपको नज़र आएंगे। हालांकि कल जिस तरीके से एमएचए की गाइडलाइंस आई, कई सारी छूट जो है वो दी गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की छूट जो है वो नहीं दी गई है। उसके बाद अब दिल्ली की सड़कों पर सुबह के वक्त जो है वो ट्रैफिक की आवाजाही जो है वो अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। सुबह से ही लोग जो है वो अपने ऑफिसों और अपने दफ्तरों के लिए यहाँ से निकल पड़े हैं इस उम्मीद के साथ कि आज दफ्तर जो है वो खुलेंगे, कामकाज जो है वो शुरू होगा। फिलहाल दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से अभी गाइडलाइंस आनी बाकी है। उसके बाद दिल्ली के बाजार खुलेंगे या नहीं खुलेंगे उस पर दिल्ली सरकार को अभी फैसला लेना बाकी है। क्या मुंबई में कोरोना वायरस बेकाबू होता जा रहा है? मुंबई में कोरोना की रफ्तार ने अब डराना शुरू कर दिया है। रविवार को मुंबई में कोरोना केस में चौंकाने वाली उछाल दर्ज की गई। मुंबई में रविवार को कुल 1594 नए मरीज सामने आए। इसे मिलाकर अब मुंबई में कोरोना केस की संख्या 20,000 पार कर गई है। मुंबई देश का अकेला शहर है जहां कोरोना के इतने केस हैं। मुंबई में कल कोरोना से 38 लोगों की मौत भी हुई है। कुल मिलाकर मुंबई में 734 लोग जान गंवा चुके हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो कल कोरोना के 2347 मामले सामने आए। ये एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसकी वजह से महाराष्ट्र में कोरोना केस की संख्या 30,000 पार कर 33,053 हो गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 63 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। इस तरह महाराष्ट्र में कोरोना से मौत का मामला 1200 के करीब हो गया है। कोरोना केस की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए अब मुंबई में सेना तैनात करने की मांग होने लगी है। 1/3 कोरोना पॉजिटिव महाराष्ट्र से है, मुंबई से है। मुंबई महाराष्ट्र में सरकारी व्यवस्था टोटल निष्फल है। गवर्नमेंट कोलैप्स हो चुकी है। हमारी मांग है कि मुंबई के ऐसी जो बस्ती है जहां पर लॉकडाउन की डिसिप्लिन नहीं है, मालेगांव है, ऐसे क्षेत्र में तुरंत आर्मी बुलानी चाहिए। अन्यथा लॉकडाउन 5, लॉकडाउन 6 ये महाराष्ट्र में चलता रहेगा। मुंबई के लिए धारावी इलाका बड़े तनाव का सबब बना हुआ है। कल भी वहां 56 नए मामले सामने आए। इसे मिलाकर धारावी में कोरोना केस की कुल संख्या 1242 हो गई है। मुस्तफा शेख और सौरभ वक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।
देश के हजारों लाखों प्रवासी मजदूर इस वक्त अलग अलग क्वारंटीन सेंटर में मौजूद हैं, लेकिन कई जगहों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो चिंता पैदा करती है। पटना और समस्तीपुर के क्वारंटीन सेंटर में पानी और खाने को लेकर प्रवासी मजदूरों ने हंगामा किया, तो वहीं उन्नाव में क्वारंटीन को लेकर जमकर मारपीट हुई। लॉकडाउन में रोजी रोटी गंवाने के बाद जब प्रवासी मजदूर मजबूरी में अपने अपने गृह राज्य पहुंच रहे हैं, तो ऐसे हालातों से सामना हो रहा है। क्वारंटीन सेंटर में कहीं पानी के लिए आपस में संग्राम, तो कहीं खराब खाना को लेकर नारेबाजी। बिहार के समस्तीपुर में सिंघिया ब्लॉक में बनाए गए इस क्वारंटीन सेंटर में उस वक्त बवाल मच गया जब पानी को लेकर आपस में ही भिड़ गए प्रवासी मजदूर। कोई बाल्टी से एक दूसरे पर वार करने लगा तो कोई लाठी भांजने लगा। हालांकि जब समस्तीपुर के डीएम से जानकारी ली गई तो कहा कि लड़ाई पानी की नहीं, दो गुटों में आपसी वर्चस्व की थी। हम लोगों ने उसमें पता किया है, वहाँ पर आपसी गुटबाजी की कुछ शिकायत थी, जिसके कारण लोग वर्चस्व की तरह बना लिए थे। लोगों को समझाया गया कि क्वारंटीन कैंप है, यहाँ आपसी गुटबाजी वगैरह नहीं करना। पानी की समस्या वहाँ नहीं है, वहाँ जल नल का भी मुझे सूचना मिली है कि जल नल का भी सोर्स है, टैंकर से भी पानी दिया जा रहा है। तो लोगों को हम लोगों ने समझा दिया है। हंगामे का ये मंजर पटना जिले के फतुहा का है, जहां क्वारंटीन सेंटर बनाए गए इस हाई स्कूल में प्रवासी मजदूरों का आक्रोश दिखा। मजदूरों का आरोप है कि इन्हें न तो वक्त पर खाना मिल रहा है, न सैनिटाइजर, न मास्क और न ही हाथ धोने के लिए साबुन की कोई व्यवस्था है। आरोप ये भी है कि अगर इनके घर से बना हुआ खाना कोई ला रहा है तो उसे भी अधिकारी इन्हें लेने से मना कर देते हैं। सैनिटाइज मिला, साबुन मिला, खाना का व्यवस्था मिला था, 10 बजे खाना मिला, अभी क्या बज रहा? तो खाना यहाँ बन रहा नहीं बन रहा। ठीक है, नीतीश सरकार। सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से बिहार लौटे इन मजदूरों ने नीतीश के सुशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। ये तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गांव कल्याणी की है। दो गुटों में जमकर मारपीट हो रही है। बच्चे और जवान के साथ महिलाओं की भागीदारी भी पूरी है। लाठी डंडों की बारिश है, हल्ला हंगामे की भरमार है। दरअसल कल्याणी गांव में एक शख्स महाराष्ट्र के नासिक से लौटा है और उसी को क्वारंटीन कराए जाने को लेकर दो गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में करीब 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। दोनों पक्षों से कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। आपस में दोनों पक्षों में कहा सुने हुए, फिर बाद में हल्की मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों को धारा 151 में गिरफ्तार करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई है। तस्वीरें यही गवाही दे रही हैं कि लॉकडाउन की मार से बचने के लिए अपने गृह इलाके में पहुंचे लोगों को यहां भी राहत नहीं है। कहीं पानी और खाना को लेकर हाल बेहाल है, तो कहीं बीमारी की शक पर बवाल है। उन्नाव से विशाल चौहान और पटना से राजेश कुमार झा के साथ जहांगीर आलम, समस्तीपुर आज तक। निर्मला सीतारमण आई तो राहत की 5वीं किश्त का ऐलान करने, लेकिन वो प्रवासी मजदूरों के साथ राहुल गांधी की तस्वीर को भूली नहीं थी। उन्होंने कांग्रेस से पूछा, क्या ये ड्रामा नहीं है? कल जो हुआ माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का, वो समय है क्या? वो ड्रामाबाज नहीं है क्या? वैसे तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राहत पैकेज का ऐलान करने पहुंची थी, लेकिन एक सवाल का जवाब देते वक्त उनके आंखों के सामने राहुल गांधी की मजदूरों से मुलाकात वाली तस्वीर घूम गई और वो नाराज हो गई।
वित्त मंत्री भड़की और राहुल गांधी की मजदूरों की इस मुलाकात को ड्रामा करार दिया। यहाँ तक कह गईं कि राहुल ने मजदूरों का वक्त बर्बाद किया। कल जो हुआ माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का, वो समय है क्या? वो ड्रामाबाज नहीं है क्या? उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बात करना, बातचीत करना, उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जाकर के उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते। वित्त मंत्री ने सवाल उठाया कि कांग्रेस मजदूरों के साथ हमदर्दी तो दिखाती है, लेकिन उनकी राज्य सरकार मजदूरों के लिए और ट्रेनें क्यों नहीं मांगती। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि मजदूरों के लिए उसके स्तर पर बसों का जो इंतजाम किया गया है, उन्हें बीजेपी शासित राज्य अपनी सीमा में घुसने ही नहीं दे रहे हैं। उनके अपने राज्य को जहां कांग्रेस के सरकारों या जहां उनके स्नेह पार्टीज हैं, अलायंस पार्टीज हैं, उनके पास बात करके उनके साथ कोऑपरेट करके और ट्रेन मंगवाएं और माइग्रेंट्स को ट्रेन में बिठा करके उनके अपने घर भेजें। ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं। हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए। हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। उधर वित्त मंत्री के राहुल गांधी पर तीखे हमले पर कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया। रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर मजदूरों के प्रति संवेदनहीनता का आरोप लगाया। संवेदनहीन, सूदखोर और साहूकार सरकार को, निर्मला जी को और मोदी जी को आगे बढ़कर देश के श्रमिकों, मजदूरों और कामगारों से माफी मांगनी चाहिए। राहुल जी उनका दर्द बांटने गए थे। अगर दर्द बांटना अपराध है तो हम ये बार बार करेंगे। लाखों मजदूरों के पलायन पर अब राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष ने मजदूरों के बदहाली के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया, तो सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर मौके की सियासत का आरोप लगाया है। दिल्ली से आनंद पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। तो आप सबके मन में सवाल यह है कि लॉकडाउन 4 के तहत नए नियमों के हिसाब से क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा, इस बात की जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। हालांकि मोटे तौर पर तो पाबंदियां वही हैं जो पहले, दूसरे और तीसरे लॉकडाउन में थी, लेकिन जो जानकारी आप इस वक्त यहां भी देख पा रहे हैं, हवाई यात्राएं कहां कहां बंद रहेंगी। ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में, कंटेनमेंट जोन में, यानी बिल्कुल भी हवाई यात्राओं, स्कूल, कॉलेजेस, होटल, सिनेमा, मॉल और जिम को लेकर कोई छूट कहीं पर नहीं दी गई है। हालांकि जो चीजें जरूरी हैं उनको पहले की तरह ही आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन इसमें जो कुछ नए एडिशन हुए हैं उसमें राज्यों को छूट दी गई है कि वो अपने हिसाब से तय करें। धार्मिक आयोजन अभी भी पहले की तरह बंद रहेंगे, लेकिन शराब की दुकानें कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी 3 जोन में खुली रहेंगी। तंबाकू की दुकानें कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी 3 जगहों पर यानी रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में खुली रहेंगी। तो ये मोटे तौर पर जो छूट दी गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही स्टेडियम खोले गए हैं, लेकिन सिर्फ खिलाड़ियों के लिए जो वहां प्रैक्टिस करने के लिए जा सकते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल कर आता है, दुकानों को लेकर जो रियायतें दी गई हैं, राज्यों को अधिकार दिए गए हैं कि वो कंटेनमेंट जोन के बाहर ये तय कर सकते हैं कि कौन सी दुकान खुलेगी और कौन सी दुकान बंद रहेगी। पैसेंजर ट्रेन बंद, घरेलू और विदेशी उड़ान बंद, मेट्रो और शॉपिंग मॉल भी बंद। आज से लागू लॉकडाउन 4 में जहां ये सब बंद रहेंगे, तो वहीं ऐसी कई चीजें हैं जो खुल जाएंगी। होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, पान और बीड़ी सिगरेट की दुकानें खुल जाएंगी, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग की इजाजत नहीं होगी। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और एक दुकान में एक बार में 5 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। हालांकि मिठाई की दुकान हो या नाई की दुकान, उन्हें खोलने पर फैसला राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है। गृह मंत्रालय के निर्देशों पर राज्य मंथन करेंगे और फिर फैसला करेंगे कि कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी बंद रहेंगी। जहां तक दिल्ली सरकार की बात है तो वो आज फैसला करेगी। मुख्य सचिव एक अंतरिम आदेश जारी करेंगे जिसे मुख्यमंत्री केजरीवाल की इजाजत के लिए भेजा जाएगा।
सूत्र बताते हैं कि केजरीवाल सरकार फिलहाल नाई की दुकानों, सैलून और स्पा खोलने के पक्ष में नहीं है, लेकिन डीटीसी की बसें, ऑटो और कैब पैसेंजरों पर कुछ पाबंदियों के साथ चलाने की इजाजत दी जाएगी। इसके अलावा सरकार सारे दफ्तर खोलना चाहती है। वहां स्टाफ की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहती, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से किया जाएगा। इसी तर्ज पर गुजरात सरकार ने भी फैसला किया है कि वो कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ रियायतें देगी। इसके लिए विजय रूपाणी की सरकार कंटेनमेंट जोन की एक लिस्ट तैयार करेगी। रूपाणी सरकार कंटेनमेंट जोन के बाहर रिक्शा, टू व्हीलर, रेस्टोरेंट के लिए होम डिलीवरी, दुकानें खोलने, उद्योग शुरू करने और प्राइवेट ऑफिस खोलने पर विचार कर रही है। इसके लिए गाइडलाइन और एसओपी आज जारी किया जाएगा। गृह मंत्रालय के निर्देश में एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच यात्री वाहनों और बसों को आने जाने की इजाजत दी गई है, लेकिन ये दोनों राज्यों की सहमति से होगा। इस तरह सड़क के रास्ते, सफर एक बार फिर शुरू हो सकेगा। हालांकि होटल, धार्मिक स्थल और सारे स्कूल कॉलेज 31 मई तक बंद रहेंगे। शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। वहीं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग मौजूद रह सकते हैं। लॉकडाउन 4 के लिए गृह मंत्रालय के निर्देश में एक दिलचस्प रियायत दी गई है। इसके तहत स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोले जाएंगे, लेकिन दर्शकों को वहां जाने की इजाजत नहीं होगी। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि आईपीएल जैसे आयोजन शुरू हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो स्टेडियम में होने वाले मैच को दर्शक सीधे तो नहीं देख सकेंगे, लेकिन प्रसारण के जरिए टीवी और मोबाइल पर उन्हें देखा जा सकेगा। जितेंद्र बहादुर के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। तो छूट और रियायतों को लेकर आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी, लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो है प्रवासी मजदूरों की घर वापसी। हजारों मजदूर जहां तहां फंसे हुए हैं। हमारी सहयोगी श्वेता सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। जब निकले तो बोल रहे थे यहाँ शाम को अब लौट के मत आना। बस में बैठ गया था, बस में से उतार दिया, बोले नहीं जाएगी अब बस। थके तो हैं, अब आराम करेंगे आगे चल के थोड़ा। और बच्चे भूखा कर मर रहे हैं तो पैसा सकते हो। ठीक है, तो हम आ गए। यहाँ आए तो पता लगा कि ट्रेन ही नहीं है आपकी कोई। हम लोग कैसे जाएं, कहाँ व्यवस्था करें? किसी सहारा मांगते हैं, कोई देता ही नहीं है। भूखमरी आ गया सर, खाने को कुछ नहीं मिला। हम चाहते हैं कि हम अपने परिवार में चल जाए बस। जल्द मिलेगा घर का आंगन, रख के बस ये धीर। मिट्टी रात हो, कदम इसी तरीके से निरंतर चलते जा रहे हैं। उम्र चाहे कोई हो, नन्हे नन्हे बच्चे हों या बुजुर्ग हों, चलना है सबको। लग रहा है जैसे चलना ही नियति है। पता नहीं ये घर इतना दूर कैसे चला गया। जब गांव से शहर आए थे तब तो इतना दूर नहीं लगता था। आज जब गांव की ओर लौट रहे हैं तो रास्ता जैसे खत्म ही नहीं होता, मानो एक अंधी सड़क और अंधा सफर है। आंखों से ओझल अब तक घर है। कब क्या हो जाए पता नहीं, कब बिछड़ जाए इसका भी डर है। सुनसान डगर, अनजान नगर, वीरान शहर, सब अगर मगर। किस्मत में किसने लिख भेजा ये अंधी सड़क, ये अंधा सफर। कहां से हैं, कहां जाना है? रात के समय निकले जाएंगे, झांसी जाना है। अब नई दिल्ली से आए हुए पैदल हैं। वहाँ रोका था, सुबह से पहुंचा, वहाँ नहीं, गाड़ी बस में बैठ गया था, बस में से उतार दिया, बोले नहीं जाएगी अब बस। सबको जाना है, सामान पूरा लेके सर पे लाद के निकले। कई बस पे जाने से ले आए कम्बल भर के। अब बस वाला दिन भर बैठाए रहो, 8 बजे से 8 बजे लो, बंद कर दो, अब भागे आए, अब क्या करें। और जा कंपनी में तो सामान उतार दिया, सुबह से बुलाया कि आ जाओ बस जा रहा है, उतार दिया तो हम लोग पैदल जा रहे। किसी के लिए रात आराम से सो जाने के लिए होती होगी, किसी के लिए रात सपनों में खो जाने के लिए होती होगी।
कभी काम से लौटते थे तो औजारों वाला झोला खूंटी पे टांग के हम भी सो जाते थे। अब वो बात नहीं रही, वो तो रात भी नहीं रही। अभी रहने का इंतजाम है कि नहीं है? नहीं है। वो सुबह जब निकले थे बोल रहे थे यहाँ शाम को अब लौट के मत आना, तो हम लोग वहाँ गए और मना कर दिया, फोन से ही मना कर दिया कि अब लोग यहाँ नहीं आते। हम लोग चल दिया। अब क्या करना वहाँ पे जब कोई रहने की व्यवस्था नहीं। कलेजे के टुकड़े को सीने से चिपकाए चलते हैं, कहीं सर पर किसी ताज की तरह उठाए चलते हैं। ये रातें और ज्यादा चलने को कहती हैं, बस चलते ही रहने को कहती हैं। ये कितनी बड़ी है? कितने साल की हो? 12 साल के है। पैदल चल के जाना पड़ा है पूरा? हाँ हाँ। मतलब थकी नहीं हो? थकी तो है, अब आराम करेंगे आगे चल के थोड़ा। ये सब छोटे छोटे बच्चे चल रहे हैं? चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बोलो भैया बोलो। पैदल चल रहा है बेटा? कितने साल का है ये 4 साल का है। क्या नाम है? बता। नीरज। नीरज नाम है। घर जाने के लिए निकले थे? कितना दूर पैदल चले हो? पूरा पैदल ही चल रहे हो? जो साथ चले थे वो साथ ही तो चल रहे हैं, लेकिन मुड़कर देखते हैं तो कभी कभी कुछ साथियों की कमी सी लगती है। सुबह होने पर खबर आती है रात हाईवे पर हादसा हुआ था। राजस्थान से झारखंड जा रहे थे। फिर क्या हुआ सुबह? टक्कर खा के गाड़ी और पलटी हो गई। किस गाड़ी से टक्कर हुई? इतना मालूम हम लोग सो गए थे, उसके बाद पता चला। गाड़ी कितने लोग सवार थे? हम लोग का वाला में सर 40 आदमी। ड्राइवर उसमें उतर नहीं पाया था, दोनों उसमें ही बैठे थे सर। अच्छा, ट्रक का भी और डीसीएम? ट्रक तो लगा ही पाया था, स्टार्ट ही था और उससे उतर नहीं पाया था। डीसीएम वाला तुरंत ऐसे टकरा गया उसमें। अच्छा हाँ। तो मौके पे ही लोगों की मौत हो गई? हाँ, 10 से 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। समय ने तय कर दिया मुकद्दर और मुकद्दर ने तय कर दिया सफर, तो चल रहे हैं, चलते रहेंगे। सड़कों पर हम पैदा होते 9 महीना हुआ है सर। 9 महीना हो गया है तो कभी भी तकलीफ शुरू हो सकती है ना। तकलीफ होगा ना तो अब निभाएंगे सर, कैसे करेंगे, झेलेंगे तकलीफ को। तो पैदल जा रहे हैं तो कोई तकलीफ को नहीं सहता है, नहीं समझता है सर, तो उस क्या करें। भाभी है लेकिन क्या है सर, पैसे कौड़ी नहीं है तो इसीलिए हमको मजबूरी से निकलना पड़ा। हम सड़कों पर मर जाते हैं, मजदूर कभी होते थे हम, अब बस मजबूर कहाते हैं। दोनों भाई परेशान से झेल रहे हैं हम लोग होली से 2-4 दिन पहले आए थे कमाने के लिए। मेरा पापा नहीं है, मैं 2 भाई है, तो ऐसा मेरा लोगों को तकलीफ में जी रहे हैं। हम लोग बिहार जाना चाहते हैं, हम लोग को कुछ भी सुविधा नहीं मिला, हम लोग भूखे मर जाएंगे यहाँ कोरोना से पहले। इसलिए हम लोग सरकार से विनती करते तो हमें राज्य भेज दे मुजफ्फरपुर। खाना मिल रहे थे, खा रहे थे, पैसा खत्म हो गया पॉकेट से, अब थोड़ा सा 1000 रुपया बचा चलते उसी लेके बिहार। लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोगों के पास में पैसा था तो मन से हम लोग अपने राशन कीन करके खा रहे थे, और अभी जो से पैसे खत्म हो गया, हम लोग अभी 3 दिन से हम लोग खाना पीना नहीं खाए हैं। परेशानी है, बाल बच्चे पालना भी है और सबकी दिक्कत है, और कोई काम उम नहीं है, और ऊपर से मकान मालिक भी किराया मांगने आता है, किराया दो, उधर से भी जुलूम होता है, और ऊपर से सरकार हम लोगों को कम से कम यहाँ रहने का स्थिति नहीं है, मतलब गांव जाने का भी कोई स्थिति नहीं हो रहा है। हम यहाँ नहीं रह पाएंगे तो अपना गांव तो लौट जाएं, मगर उसका भी कोई वो सोल्यूशन नहीं है। जो शब्द कानों में राहत के पड़े हैं उन्हें सीने से लगाए सारी उम्र गुजारेंगे, जो राहत पेट तक पहुंची है उसके गुण भी गाएंगे। यहाँ पे ये फ्रूटी बिस्किट ऐसा फ्रूटी बिस्किट मैक्स है, ये पानी है, और ये जो बच्चों के लिए हमने जूस का रखा हुआ है,
ये सब चीज़ें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं हम लोग सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए। जो लोग सुबह से चले हुए हैं, थके हुए हैं, हारे हुए हैं, उन्हें रोक रहे हैं यहाँ पे हम लोग और उनकी सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें कुछ हम अपनी तरफ से थोड़ी बहुत राहत दे सकें, जिससे वो आगे का सफ़र अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकें। लोग लगातार निकल ही रहे हैं और उसमें है कि अगर निकल रहे हैं, जा रहे हैं अपने घरों की तरफ, तो कम से कम इतनी मदद आप लोग पहुंचा। सब लोग कर रहे हैं बेटा, खाना पीना दे रहे हैं, कुछ खाना कुछ नाश्ता, तो सब 3 दिन से लगातार चल रही है, 24 आवर्स वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। सुबह 5 बजे से शिफ्ट शुरू होती है, 4 घंटे के लिए हम लोग आ रहे हैं। हम अब ये तीसरी शिफ्ट चल रही है जो 4 बजे से स्टार्ट हुई है और 8 बजे तक चलेगी। फिर उसके बाद हम रात को 11-12 बजे तक लगातार 24 घंटे। वो लोग भी तो लगातार चल रहे हैं ना, आप भी लगातार चल रहे हैं, वो लोग भी लगातार चल रहे हैं। हम लोग तो उतना नहीं कर रहे जितना उनकी मेहनत उनकी देखिए जरा। बड़ा लंबा रास्ता है, अंतहीन सफर है ये। मिलती है मदद तो छल भी खूब मिल जाता है। पंजाब से लाकर के पंजाब से पैसा देकर निकले, खुद को सामान की गठरी का सामान बनाकर निकले। तसल्ली थी कि रास्ता कट जाएगा, घर आ जाएगा। दर्द के साथ ये दिल्लगी याद रहेगी, लेकिन याद रहेगी वो मदद भी जिसने घर का दिलासा दे दिया। जो नेक्स्ट जनपद होगा उसको इन्फॉर्म करेंगे कि इनको कहीं बीच में न छोड़ने दे, आगे तक बढ़ाए उनको जहाँ तक इनको जाना है। तो यूपी पुलिस इस तरह से इंश्योर कर रही है कि अगर आ गए हैं अपने मजदूर तो वो घरों तक जाएं। बिल्कुल घरों तक जाए। घर पहुंच जाएंगे तो तमाम किस्सों में ये रहमदिली के भी किस्से सुनाएंगे, लेकिन ये घर ही तो नहीं आता। ये सड़कें भी तो हमने ही बनाई थी। जब बनाई थी तब इंच इंच नापा था इन्हें। आज जब वापसी के रास्ते में है तो बलिश्तों से नाप रहे हैं हर कदम पर। सड़कें हर बार पहले से लंबी क्यों होती जा रही हैं, समझ ही नहीं आता। बाल बच्चा है, किसानी आमदन है, एक आमदन को खाना मिल रहा है, बाल बच्चा घर में मर रहा है, खैला खैला बिना खेती बाड़ी करना है। 2 महीना से हम लोग नियम को पालन किए ना। बहुत दिक्कत हो रही है हमारी बिहारी को। एक बंदा भूख भूख से मर रहा है, जो खाना खा रहा था, लाला 2 रोटी खिला रहा था, वो डंडा मार के भगा रहा था कमरे से। जिस कंपनी में काम कर रहे हो कंपनी वाले ने भगाना स्टार्ट कर दिया कि तुम कंपनी से बाहर हो जाओ। ट्रेनें भी चली हैं, रोज वो बढ़ भी रही हैं, लेकिन नसीब का क्या करें, जो कहीं पर ऐसा अटक जा रहा है कि हमारे हिस्से का टिकट कभी कट ही नहीं पाता। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर प्रवासी को रेल की सुविधा मिले, जो अपने घर जाना चाहते हैं सुविधाजनक सुगम यात्रा करके अपने घर पहुंचे, अपने बच्चों माँ बाप के पास पहुंचे। और उन्होंने ये सुनिश्चित 1 मई से कर रखा है। ये उत्तर प्रदेश में 400 से अधिक ट्रेन चली गई, बिहार में 200 से अधिक ट्रेन चली गई, फिर पश्चिम बंगाल में सिर्फ 7 ट्रेन क्यों गई हैं, छत्तीसगढ़ में मात्र शायद 18 या 44 ट्रेन क्यों गई हैं, राजस्थान में 18 ट्रेन क्यों गई हैं, झारखंड में मात्र 44 ट्रेन क्यों गई हैं। मैं समझता हूं इन सब राज्यों ने जनता को जवाब देना पड़ेगा क्यों वो ट्रेनें नहीं ले रही हैं, और जल्द से जल्द इन सब राज्यों ने ट्रेन स्वीकार करनी पड़ेगी, जिससे हम ये सभी प्रवासी भारतीयों को अपने ठिकाने पे पहुंचा सकें। हाँ, हम सुन रहे हैं, हमारे नाम पर सियासत भी हो रही है कि हमारा सड़क पर आना किसकी गलती है। पर क्या करें, कदम उठ चुके हैं। गांव बस अब आने ही वाला होगा। पहले सिर्फ हाथों पर भरोसा था, अब पैरों की आजमाइश भी है। बाबा थक गए तो जवान बेटा गोद में उठा ही ले रहा है। बेटा थक जा रहा है तो बाबा कंधों पर बिठा ही ले रहे हैं। माँ की मुस्कान पर पसीना और बेबसी भारी नहीं पड़ पा रही। टिकट नहीं कटा तो क्या, दिन तो कट ही जा रहे हैं। बैल अकेला पड़ता है तो जोड़ी हम बना लेते हैं। खिलौना था कभी, आज गाड़ी हम बना लेते हैं।
पता चला है देश के ढांचे की मरम्मत होनी है, करोड़ों करोड़ का ऐलान हुआ है। हम तो तमाम उम्र मरम्मत का ही काम करते आए हैं। सरकार तक ये अपील भी पहुंचे कि हम पीछे न छूट जाएं। किसानों के जेब में, मजदूरों के जेब में, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर चल रहे हैं, उनके जेब में एकदम पैसे डालने की जरूरत है। और मैं आज भी विनती करता हूं, सरकार से विनती करता हूं कि आप कर्ज जरूर दीजिए, मगर भारत माता को अपने बच्चों के लिए साहूकार का काम नहीं करना चाहिए। विपक्ष के लोग पूछ रहे हैं कैश कहां है, तो विपक्ष के लोगों को कैश की बहुत आदत है। हमारी सरकार टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीधा बैंक अकाउंट में पहुंचाती है। मैं बड़े सम्मान के साथ राहुल जी को कहना चाहूंगा कि राहुल जी, जो काम 70 वर्षों में कांग्रेस पार्टी से नहीं हो पाया, वह काम मात्र 6 वर्षों में मोदी जी ने करके दिखाया है। करोड़ों लोगों के खाते तक पैसा पहुंचा है। हाँ, हम सुन रहे हैं वो अपील भी कि निकलो नहीं, रुको, ठहर जाओ। पर क्या करें, गांव बुलाता है, मां रोती है। इस महामारी से सबको डर लगता है। आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। कुछ साथी पीछे भी रुक गए थे, कहा यहीं संकट को झेलेंगे। पता नहीं सही किया गलत किया, पर हम तो निकल पड़े हैं। कारखाना में काम करने के दरमियान पूरा जो है अपना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं। कोई आदमी एक दूसरे से पूरा प्रयास रहता है कि 2 गज की दूरी पर ही रहें। यहाँ तो लगातार प्रोडक्शन चल रहा था, यानी किसी को नौकरी से निकाला नहीं गया, सबके पास रोजगार था, लेकिन लोगों ने चुना कि वो वापस जाएंगे। आपके हिसाब से सही फैसला था? नहीं, घर बिहार जाने का फैसला तो गलत था, क्योंकि यहाँ रहने पर हमें मेडिकल सुविधा भी है, जो भी है वो बिहार के अपेक्षा, चाहे जो भी लोग जहाँ गांव पर रहते हैं उसके अपेक्षा तो यहाँ बेहतर है। यहाँ किसी तरह की दिक्कत होगी तो हर समस्या का समाधान है, लेकिन यहाँ से पलायन करने के बाद वहाँ जाने के बाद तो और दिक्कत है। वहाँ जाने के बाद लोग महामारी फैल जाएगा। ये सब सोच करके हम लोगों ने ये तय किया, और जो हमारे मिलने जुलने वाले हैं उनको भी कन्विंस किया कि घर जाने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर आप लोग रुके, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार के रहने वाले हैं। इतने लोग पलायन कर रहे थे, आपको लगा कि एक बार आप लोग भी गांव की तरफ निकले, या आपको लगा शहर में ठीक है? यही ठीक है। क्या करते, मकान का कर्जा बढ़ रहा था, दुकान से उधारी का राशन कम होने लगा था। क्या करते, जो पल्ले था वो चुका दिया। जब पल्ले कुछ नहीं रहा तो गांव की ओर चल दिए। एक हाथ में गृहस्थी, एक हाथ में नसीब, बस चल रहे हैं तभी से। तो क्या खाकर रुकेंगे सर, जब पैसे ही नहीं तो फ्री में थोड़े राशन देगा हम लोग को दुकान वाला। शहर से लौटना बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन अब शहर की तरफ लौटना भी आसान नहीं होगा। यही सब सोचते समझते, थोड़ा उधेड़ते, थोड़ा सा बुनते चल रहे हैं। थोड़ा आगे देखते हैं तो डर लगता है, मेरा गांव कहीं खो तो नहीं गया। इतना दूर तो कभी नहीं था। लौटते लौटते उम्र बीती जा रही है। खून पसीना डाला तब सिक्के 2-4 ढले। सही रहे सब, कुशल रहे सब, हम तो यार चले। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम, सबको राम राम राम। ऐसे पक्के रास्तों पर हम मजदूरों को चलते हुए देखते हैं तो मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर क्यों और आखिर कब तक। पता नहीं, ये जो अपने
आसरों को छोड़कर घरों की ओर निकले हैं, इनमें से कितने मजदूर हैं? इतना पता है, इनमें से हर कोई मजबूर है।